देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है कैंसर। कैंसर कितने अक़साम का होता है और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है, इन दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर अरशदुल्लाह ख़ान, कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजी एंड ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी सर्जन, अल अहसा हॉस्पिटल, सऊदी अरेबिया। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है यासिर? कैसे? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला और आपने एक बार फिर जो है हमें अपनी खिदमत का मौका दिया और यकीनन आज भी हमारी जो ऑडियंस है आपसे भरपूर इस्तिफ़ादा करेगी। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह कि आपने सेकंड टाइम इनवाइट किया। अरे सर, आपकी मोहब्बत है। मेरी इंशाल्लाह यही ख्वाहिश रहेगी कि आप बार बार इसी तरह आते रहें जब भी पाकिस्तान आएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, कैंसर के हवाले से अगर बात की जाए तो एक आम फहम शख्स किस तरह से समझ सकता है कि कैंसर है क्या? यस, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर ना कैंसर के बारे में लोगों को मालूम नहीं है कि क्या होता है। तो लिहाजा हमें कैंसर के बारे में हमें पता होना चाहिए कैंसर है क्या। कैंसर बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जिस्म के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल तरीके से ग्रो कर जाते हैं। उसकी ग्रोथ की वजह से उनसे गुठली नुमा शक्ल नमदार होती है। किसी जगह पर जो है कोई गांठ बन जाती है और उस गांठ के अंदर जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक फैलने की सलाहियत होती है और फिर ये हमारे सिस्टम को, फंक्शन को जो है वो बिल्कुल मफलूज कर देता है। तो लिहाजा कैंसर को मैं डिफ़ाइन करूँगा कि एक तरह का ट्यूमर होता है, इसमें अबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से जो है वह हैव अ पोटेंशियल टू मेटास्टाइज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, तशख़ीस के हवाले से अगर देखा जाए तो क्या क्या अलामात हैं कि जिनके ज़रिए मतलब ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा सकता है कि ये कैंसर हो सकता है? बेसिकली अगर जनरल टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो कैंसर की मुख्तलिफ अलामात होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर छाती का कैंसर होता है तो छाती का कैंसर एक गुठली की सूरत में नमूदार होता है, यानी इज़ अ हार्ड लम्प, जो कि आम गुठली से मुख्तलिफ होता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक होती हैं। मिसाल के तौर पे कि वो कैंसर जो है वो चिपका हुआ होता है, खाल से चिपक जाता है, हार्ट शेप का होता है, मूव नहीं कर सकता, हिल नहीं सकता। इसी तरीके से जो बड़ी आंत का कैंसर होता है वो अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। वो इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि आपको पखाने के रास्ते से खून आएगा, आपको जो है पखाना करते वक्त मुकम्मल तौर पे जो अखराज का जो फीलिंग है वो नहीं आएगी आपके अंदर। कभी कभी आपकी आंत बंद हो जाएगी आपके अंदर, क्या कभी कभी आपका आंत बंद होने के साथ साथ सडन वेट लॉस हो जाएगा आपको खून की कमी हो जाएगी। तो ये बड़ी आंत। तो कैंसर की जो अलामात होती हैं वो साइड के हिसाब से मुख्तलिफ होती हैं। अगर बड़ी आंत का खाने की नाली का हो कैंसर तो इसकी अलामात डिफरेंट होती हैं कि थूक निकलने में तकलीफ़ होगी, खाना खाने में तकलीफ़ होगी, पहले लिक्विड जो फूड जो है वो तरीके से आप सॉलो नहीं कर सकेंगे, फिर सॉलिड फूड जो है सॉलो नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके से वो ग्रोथ जब कंप्लीट हो जाएगी तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी आपकी। तो कैंसर की जो अलामात जो होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं अकॉर्डिंग टू द साइट। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पे डायग्नोस के हवाले से अगर हमने देखना हो तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं, यानी किन किन टेस्ट या किन किन टूल्स के ज़रिए हम ये जांच सकते हैं कि ये कैंसर है? अच्छा, कैंसर जो है ना बेसिकली किसी रेडियोलॉजी से कंफर्म या किसी भी अल्ट्रासाउंड से कंफर्मेशन नहीं होता उसका। उसको कंफर्म करने के लिए ना आपको जो एक टिश्यू जो होता है वो जो बायोप्सी कहते हैं, उसको टिश्यू निकाल के उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करानी होती है। उसके ज़रिए 100% कैंसर डायग्नोस होता है। अच्छा, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है हमारे माशरे के अंदर कि ये होता है कि कैंसर जो है बेसिकली अगर हम उसकी बायोप्सी करें तो पूरे जिस्म में फैल जाएगा। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। बहुत से मरीज़ मेरे पास आते हैं जो कि कैंसर की तशख़ीस होती है लेकिन वो बायोप्सी कराने से डरते हैं कि कहते हैं डॉक्टर साहब कोई ऐसा फैल ना जाए। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है हमारा, एक मिथ है। हाँ, यानी कि मतलब एक गलत कॉन्सेप्ट है। इसका कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि कैंसर की अगर आप बायोप्सी करेंगे तो कैंसर जो है वो फैल जाएगा या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक चला जाएगा। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। तो लिहाजा अगर आपका डॉक्टर कहता है कि आपको कैंसर है या कैंसर का शुबा है तो आप बायोप्सी ज़रूर करवाएं ताकि बायोप्सी से आपकी तशख़ीस, क्योंकि कैंसर का जो इलाज है
जितनी जल्दी आप तशख़ीस कर सकेंगे उतनी जल्दी जो है आप उसका इलाज कर सकते हैं, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, इन दोनों के लिहाज से आपके ख़्याल में बेस्ट ऑप्शन क्या है एट द अर्ली एज? मैं आपको बताता हूँ कि कैंसर की मुख्तलिफ़ अक़साम की मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट होती हैं। कुछ कैंसर्स में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ कैंसर में कीमोथेरेपी की ज़रूरत। मिसाल के तौर पर ल्यूकेमिया है या लिम्फोमा है, इसमें हम सिर्फ कीमोथेरेपी से इलाज करते हैं, इसमें सर्जरी का कोई रोल नहीं है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोन कैंसर है, इसमें सर्जरी का रोल है। वो रोल भी उस वक्त होता है कि जब आप कैंसर की जल्दी तशख़ीस कर सकें। लेकिन अगर कैंसर पूरे जिस्म में फैल गया तो फिर सर्जरी का भी रोल नहीं होता, फिर हम उसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्यूरेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है। ये एक जर्नल ऑडियंस के लिए सवाल है, व्हाट इज़ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, व्हाट इज़ पैलिएटिव ट्रीटमेंट। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि हम कैंसर को जड़ से ख़त्म कर दें, यानी उसका मुकम्मल तौर पे इलाज कर दिया जाए, तो कहलाता है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। वो मुमकिन होता है सर्जरी के ज़रिए, कीमोथेरेपी के ज़रिए और शुआओं के ज़रिए। यानी इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। दूसरा एक टर्मिनोलॉजी समझते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट, जो कि इसका भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब कैंसर स्टेज 4 में आ जाता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक फैल जाता है, तो उस वक्त हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो उस वक्त हम करते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट। पैलिएटिव ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि पेशेंट की लाइफ को कंफर्ट किया जाए, कंफर्ट जितना भी वो सर्वाइव कर रहा है, और उसकी जो डेथ है उसको ईजी बनाया जाए। अब मिसाल के तौर पे इसकी ज़रूरत क्यों है? आप लोग बोलते हैं हमारे माशरे में क्या होता है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब आप घर पे रखें, जबकि एक स्टैंडर्ड माशरे में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट देना है। एक बंदा तकलीफ़ से मर रहा है और एक बंदा ईजी होकर मर रहा है, बड़ा फ़र्क होता है इसमें। तो बेसिकली पैलिएटिव ट्रीटमेंट जो है आपकी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है उसको कंफर्ट करती है। अब मिसाल के तौर पे कैसे कंफर्ट करती है, ये सवाल होता है, भाई कैसे? तो सवाल ये होता है कि जी फ़र्ज़ कीजिए एक पेशेंट, कैंसर पेशेंट है, पेन से कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। नर्व ब्लॉक है, एपिड्यूरल है, डिफरेंट टाइप की जो ड्रग्स हैं जिससे उसके पेन को हम कंट्रोल कर देते हैं। मिसाल के तौर पे इसोफेजियल जो बड़ी जो खाने की नास का कैंसर है, कंप्लीट ब्लॉक हो गया है, ऑपरेशन मुमकिन नहीं है, तो हम उसमें स्टंट डाल देते हैं ताकि वो इजीली खाना खा सके। इसी तरीके से अगर बड़ी आंत है वो बिल्कुल बंद हो गई है, तो उसमें हम डाइवर्जेंट कोलोस्टोमी कर देते हैं ताकि पेशेंट जो है अपनी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है उसको ईजी और कंफर्ट तरीके से गुजारे और उसकी जो डेथ प्रोसेस है वो कंफर्ट तरीके से हो। तो ये कहलाता है पैलिएटिव ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर साहब ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे अगर कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन आप दे देते हैं, तो मतलब एवरेजली क्या आप समझते हैं कि कितनी एवरेज लाइफ होती है कि पेशेंट इतना अर्सा जी जाएगा? देखें, कैंसर के बारे में ये कि अगर कैंसर का क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है तो 95% से ज़्यादा लोग सर्वाइव करते हैं मोर देन 5 ईयर्स। हाँ, लेकिन अगर कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो क्यूरेटिव नहीं है तो हर कैंसर के हिसाब से डिफरेंट है। पैंक्रियाटिक कैंसर है 6 महीने तक, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर है वो प्रोलॉन्ग भी चल जाता है। तो कैंसर की नौइयत पर डिपेंड करता है। सर ख़वातीन में तो नॉर्मली ये भी देखने में आया है कि कई ऐसी ख़वातीन हैं कि जो मतलब ब्रेस्ट कैंसर की जिसको कहते हैं कि कैंडिडेट रही हैं, लेकिन जब वो सरवाइव कर गई तो बहुत अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रही हैं इस लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी अपनी कोलीग हैं जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, मैंने लास्ट टाइम में जिक्र किया था, वो स्टेज 4 की कैंसर हैं और काफ़ी आज से 20 साल पहले उनका ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद स्टेज 4 था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक चल रही हैं क्योंकि उनको गुड पैलिएटिव ट्रीटमेंट दिया गया। क्योंकि बाज़ दफ़ा गुड पैलिएटिव ट्रीटमेंट की वजह से भी है आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जाता है। डिजीज़ विद द डिजीज़ लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है आपकी। तो इसलिए जो पैलिएटिव ट्रीटमेंट का भी एक अहम पार्ट है कैंसर मैनेजमेंट के अंदर। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो ख़ास यानी ख़वातीन से मुतल्लिक़ है, तो वो उनके इनर वियर के मुतल्लिक़ है। मैं चाहूँगा कि आपसे पूछूँ, नॉर्मली जो है वो आवाम में ये ख्याल पाया जाता है कि इनर वियर अगर ख़वातीन बहुत टाइट यूज़ करती हैं, जबकि उनके ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो बड़ा है, तो क्या इसकी वजह से भी आने वाले वक्त में एविडेंस आ सकता है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से? नहीं, अंडरगारमेंट्स की वजह से जो है टाइट अंडरगारमेंट्स, देयर इज़ नो सच प्रूवन एनी डेटा अवेलेबल कि जिससे जो है कोई इंसिडेंट ऑफ कैंसर इंक्रीज़ होता है, ऐसा कोई नहीं लाइक होने के चांसेस नहीं, ऐसा कोई अभी तक कोई। देखिए, हम बेसिकली हम जो बात करते हैं वो एविडेंस बेस पे बात करते हैं और रिसर्च बेस पे बात करते हैं। तो अभी तक आज तक की तारीख में कोई ऐसा डाटा अवेलेबल नहीं है कि जिससे जो है वो जो टाइट अंडरगारमेंट की वजह से जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंट बढ़ जाए। हाँ, ब्रेस्ट नॉस्टैल्जिया है
अगर ब्रेस्ट किसी ब्रेस्ट मसल ये कहते हैं ब्रेस्ट पेन को, उसमें जो है वो हम रिकमेंड करते हैं कि फिटेड ब्रा इस्तेमाल करें आप। यानी मतलब साइज़ से बहुत छोटा इस्तेमाल ना करें आप। उससे इससे कोई ताल्लुक नहीं कैंसर का। अच्छा, क्योंकि नॉर्मली सर ये मैंने एक सुना था, तो मैं चाहा कि आपसे भी इस बात को जो है ना वो कंफर्म कर लिया जाए, क्योंकि नॉर्मली सर मैंने देखा है इस वक्त के कुछ ख़वातीन जो हैं उनको उनमें ये रुझान बहुत ज़्यादा है कि जैसे अगर उनका जो शेप है वो दुरुस्त नहीं है तो उसको टाइटली शेपिंग के लिए जो है वो फॉर द टाइम बीइंग, बट इससे कैंसर का कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। देखते रहिए हेल्थ इज़ लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर अरशदुल्ला ख़ान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आइए गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के मुतालिक कि ट्यूमर जहाँ पर है और मिसाल के तौर पे अगर आपने वहाँ से निकाल दिया तो उसके बाद जो है वो थेरेपीज़ की यानी कीमोथेरेपी की या शवाओं की ज़रूरत क्यों कर पेश आती है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने और बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये। बेसिकली आम तौर पे होता ही है कि हम जब कैंसर को एक ख़ास तरीके से निकाल देते हैं ऑपरेशन के ज़रिए, तो कैंसर तो निकल जाता है लेकिन उसके माइक्रो मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। आमतौर पर जो कीमोथेरेपी दी जाती है वो सिस्टेमिक कंट्रोल के लिए दी जाती है, यानी कि कैंसर के छोटे छोटे ज़र्रात जो कि हमारी सर्जरी से नहीं निकल सके वो रह गए हों या सिस्टमिक रिकरेंस के चांसेस हों, तो उसके लिए हम कीमोथेरेपी देते हैं ताकि सिस्टमिक तौर पे जो कैंसर को सप्रेस किया जा सके। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको रिकरेंस के और डिजीज़ फ्री सर्वाइवल के आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए कीमोथेरेपी करवाना ज़रूरी है। बाज़ लोग हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी कीमोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट की वजह से लोग नहीं करवाते या खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि कैंसर रिकरेंस के तौर पर हमें प्रेजेंट करता है आफ्टर कपल ऑफ टाइम्स। तो मेरा ये सजेशन है कि जिनको कैंसर डायग्नोज हुआ है तो वो अपने आप जो कीमोथेरेपी को या कंप्लीट ट्रीटमेंट को जो है वो लें अकॉर्डिंग टू देयर डॉक्टर एडवाइस। ठीक। अच्छा तो सर आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि मिसाल के तौर पर एक ट्यूमर अगर आपने रिमूव कर दिया है और उसके बाद अगर उसके इफ़ेक्ट्स रह जाते हैं तो अमूमन कितना टाइम लगता है कि वो दोबारा भी आ सकता है? ये देखें, ये ट्यूमर के नेचर पे है। बाज़ एग्रेसिव ट्यूमर जो होता है वो 3 to 6 मंथ में भी रिकरेंस हो जाता है, लेकिन अगर ट्यूमर बायोलॉजी जो है एग्रेसिव नहीं है तो इट विल टेक कपल ऑफ टाइम। तो ये नेचर ऑफ ट्यूमर पर डिपेंड करता है। ठीक। अच्छा तो डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी के अलावा कौन कौन सी जो हैं वो शुआएँ हैं? अच्छा, कीमोथेरेपी के अलावा जो है हम रेडिएशन थेरेपी भी देते हैं, जिसके लिए एक अलग स्पेशलिटी है। इसका अलग डॉक्टर होता है जिसका काम होता है कि रेडिएशन को प्लानिंग करे, कितनी शुआएँ देनी हैं, कितने डोज कैलकुलेट करना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे डॉक्टर को हम कहते हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है। तो बेसिकली कैंसर को जो है हम रेडिएशंस के ज़रिए भी ट्रीट करते हैं। ख़ास तौर पे ईसोफेजियल कैंसर है, उसमें एक टाइप है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है क्या कहते हैं थेरेपी के ज़रिए। तो रेडियोथेरेपी भी वन ऑफ द पार्ट है। आज इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर है जिसमें अब आपने ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की है, तो उसमें लोकल रिकरेंस को बचाने के लिए जो है वो रेडिएशन थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो रेडिएशन थेरेपी के बगैर भी जो है बास कैंसर का इलाज मुमकिन नहीं है, तो लिहाजा रेडिएशन थेरेपी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट के हवाले से अगर ख़ास तौर पर बात की जाए तो ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का भी जो है वो जहन में ख्याल आता है, तो आफ्टर सर्जरी क्या हूबहू वैसी ही शेप बन जाती है? जी बिल्कुल। हमारा ये जो ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन का जो डिपार्टमेंट है वो कहलाता है प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट, जो को डील करता है। डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें सिलिकॉन इम्प्लांट है, टिश्यू एक्सपेंडर है, इसके अलावा जो है वो लेटिमस डॉर्साई फ्लैप के ज़रिए जो रिकन्स्ट्रक्शन हो जाती है और बिल्कुल सेम जो शेप साइज़ जो है वो डेवलप हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। सही, क्योंकि नॉर्मली सर ये जहन में सवाल आता है ना कि जी बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो लोग रिकन्स्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि सर ऑर्थोपेडिक में जैसे अगर हम देखते हैं तो जब वो ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं तो एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है दोनों में
कि यार ये तो मैं यही सोचा था कि मैंने कहा अगर इस तरह की जो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होती है तो वो कितनी फिनिशिंग के बहुत साथ है। अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छा आउटकम है इसका। तो डॉक्टर साहब इम्प्लांट्स की वजह से कोई नुकसान नहीं होता अंदर? इम्प्लांट्स के देखें, नुकसान तो जाहिर से इम्प्लांट इज़ अ फॉरेन बॉडी, नुकसान तो होता है, लेकिन हम वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसके बेनिफिट ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। नुकसान हो सकता है, टिश्यू नेक्रोसिस हो गया, इम्प्लांट रप्चर हो गया, ये सारी चीज़, लेकिन परसेंटेज ऑफ जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू एडवांटेज। तो जहाँ एडवांटेज ज़्यादा होता है वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर साहब वैसे तो अमूमन देखा जाए तो सिलिकॉन अगर इम्प्लांट्स की अगर बात की जाए तो इस हवाले से तो मर्द हजरात भी काफ़ी आगे नहीं है, ख़ास तौर पर अपनी बॉडी की शेप को अच्छा बनाने के लिए। देखें, सिलिकॉन जो है वो ब्रेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होता, और जगहों की शेपिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि स्पेसिफिक फॉर द वो, हम ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन में सिलिकॉन इम्प्लांट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप किसी और पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ठीक, अच्छा तो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि बर वक्त अगर इलाज ना करवाया जाए ख़ास तौर पर कैंसर का, तो आगे चलकर पेशेंट को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, अगर कैंसर का इलाज नहीं करवाएंगे तो कैंसर आपके पूरे जिस्म में फैल जाएगा। जब पूरे जिस्म में फैल जाएगा तो आपके पूरे ऑर्गन को डैमेज कर देगा। मिसाल के तौर पे लंग्स में फैला, लंग्स आपको डैमेज कर दिया। जब लंग्स डैमेज होगा तो आप सांस नहीं ले सकेंगे, जब सांस नहीं ले सकेंगे तो यू विल बी एक्सपायर। जैसे कि ब्रेन में चला गया तो ब्रेन डेफिनेटली जो है क्या होगा कि ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो अगर पूरी ब्रेन में अगर इन्वॉल्व हो गया तो आपकी पूरी बॉडी जो इम्पेयर हो जाएगी। इस बोन में चला गया, स्पाइन पे इंजरी हो गई, स्पाइन कॉर्ड प्रोलप्स हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि कैंसर को एज सुन एज पॉसिबल, उसके फैलने से पहले अगर आपने तशख़ीस कर ली और इलाज कर लिया तो आप क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। अदरवाइज जो है अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट प्रोवाइड द क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब दूसरी बात आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि खाली ये मर्दों ख़वातीन में भी है या बच्चों में भी पाया जाता है? नहीं, बच्चों में भी कैंसर पाया जाता है, और कैंसर जो है हर एज ग्रुप के अंदर अवेलेबल है। ये नहीं कि कैंसर जो है बच्चों में नहीं होता। अभी मेरे एक रिसेंटली करीबी जानने वाले हैं, उनके बच्चे को 4 साल का बच्चा है, उसको विल्स ट्यूमर डायग्नोज हुआ, जो बच्चों का किडनी का ट्यूमर होता है। तो लिम्फोमा है, ल्यूकेमिया है, बच्चों में हो सकता है। तो बच्चों के अंदर भी कैंसर उतना ही कॉमन है एज जैसे बड़ों में कॉमन है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आपका डोमेन है यानी जनरल सर्जरी, तो किन किन चीज़ों का जो कैंसर है वो आप डील करते हैं? बेसिकली मैं जनरल सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जो भी ईसोफेजियल कैंसर में डील करता हूँ, स्टमक कैंसर में डील करता हूँ, हेपेटिक कैंसर में डील करता हूँ, पैंक्रियाटिक कैंसर में डील करता हूँ, कोलोन कैंसर में डील करता हूँ। इसके अलावा जो है मेलानोमा डील करता हूँ, मैं ब्रेस्ट कैंसर डील करता हूँ। इसके अलावा जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लिम्फ जो डील करता हूँ। तो जो भी कैंसर जहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर मेरा रोल होता है। ठीक, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था सर, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं ख़ासतौर पे जैसे ऑर्थोपेडिक्स के, न्यूरो के हैं, तो वो भी अब सार्कोमास के जो है वो सार्कोमा मैं करता हूँ, रेट्रोपेडियल सार्कोमा मैंने किया हुआ है। इसके अलावा लाइपोसार्कोमा मैंने 12 kg का जो है वो लिम्फ से निकाला हुआ। तो सर एक तो मैंने तस्वीर भी देखी थी ना, वो जो पेज पर आपने लगाई, तो काफ़ी बड़ा वो ट्यूमर था जो आपने निकाला था। तो ये तो खैर आपके एजाज़ में बात जाती है सर। और सर माशाल्लाह से जो अच्छी एक बात है, मैं चाहूँगा कि आप भी ज़रा उसकी तशहीर दोबारा कर दीजिए कि जो आपका पेज है और जो आगे आप करना चाह रहे थे उसके हवाले से। बेसिकली मेरा जो आप लोग सब जो भी ऑडियंस है वो देख रहे हैं कि मेरा पेज है फाइट अगेंस्ट कैंसर फेसबुक। अगर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं और चाहते हैं कि एक जो है स्टैंडर्ड एडवाइस आपको मिले, तो फाइट अगेंस्ट कैंसर पे लॉगिन हो जाएं और जहाँ अपनी क्वेरी पोस्ट कर दें, और पोस्ट करने के बाद हमारी टीम जो है वो कंसर्न डॉक्टर को टैग कर देगी, और वहाँ पर आप जा कर के अपने ट्रीटमेंट का जो मुनासिब जवाब ले सकते हैं। दूसरा मेरा कोई अगर पर्सनल अटेंशन चाहता है और उसको ऑनलाइन कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो मेरा पेज है www.fac/clinic.com। ये बेसिकली ऑनलाइन कंसल्टेशन है, पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विस है, जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, इसके अलावा जो है वो हेमाटोलॉजी के कंसल्टेंट मौजूद हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप अपने टाइम जोन के हिसाब से अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं विद नॉमिनल चार्जेस, लेकिन अभी तक हमने चार्जेस पे लागू नहीं किए हैं, अभी तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। विद इन 6 मंथ और 1 ईयर जब हमारा जो काम जो है वो डेवलप हो जाएगा
और हम एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टारगेट ऑर्गन कर देंगे तो हम उस पर जो एक नॉमिनल चार्जेस रख देंगे ताकि जो डॉक्टर आपको टाइम दे रहा है वो भी आपको सही तरीके से ट्रीट कर सके और आप भी अपने मुनासिब के हिसाब से जो है वो अपना जवाब ले सकें। क्योंकि सर नॉर्मली यहाँ पर जो हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स हैं कि जो ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो फराहम कर रहे हैं और उस पर एक नॉमिनल अमाउंट जो है वो चार्ज कर रहे हैं। तो ये तो आपका बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है सर के ख़ासतौर पे कैंसर के हवाले से जो पेशेंट बेसिकली ये पाकिस्तान का पहला कैंसर ऑनलाइन क्लिनिक है और डिफरेंट कर रहे होंगे लेकिन ये एक यूनिक क्लिनिक है जिसमें आप ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के में मौजूद जितने भी बेहतर से बेहतर ऑन्कोलॉजिस्ट मौजूद हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सेकेंड ओपिनियन चाहिए तो आप अपने घर पे सिर्फ लॉगिन करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी जो चीज़ें हैं वो अपलोड करनी है। आपको 24 आवर्स के अंदर टाइम स्लॉट अब आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आप जो है डॉक्टर से डिस्कस करके अपना सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। दूसरा ये अगर आप अपने डॉक्टर से मुतमईन नहीं हैं और आप चाहते हैं कि और कोई सेकंड ओपिनियन कोई और मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये बहुत इजी और मोस्ट कन्वीनियंट वे है कि आप इजीली अपनी मर्ज़ के बारे में तशख़ीस डायग्नोसिस से लेके ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट स्टेप्स जो है हासिल कर सकते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल जो कि शुरुआत में रह गया तो मैं चाहूँगा कि आपसे पूछ लूँ कि जैसे आपने गिल्टी की एक तस्करा किया कि गिल्टी या गांठ अगर कहीं बन जाती है तो ये ज़रूरी है कि अगर वो दर्द करे तभी उसको दिखाया जाए या जब नमूदार हो जाए तभी उसको दिखाया जाए? देखें, अगर कोई गुठली शॉर्ट पीरियड में सडनली बढ़ रही है फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए। बहुत हार्ड कंसिस्टेंसी है, डॉक्टर के फ़ौरन पास जाइए। इरेगुलर शेप में है, आप इसे फ़ौरन डॉक्टर को दिखाइए। मूव नहीं कर रही, एक जगह पे फिक्स है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। स्किन कलर चेंज हो रहा है इसका, आप डॉक्टर के पास दिखाइए। तो ये वो सारी अलामात हैं जिसमें हमें इश्तिबा हो सकता है या हमें शुबा हो सकता है कि कैंसर है। तो लिहाजा ऐसी वो तमाम गुठलियाँ जो कि आपके जिस्म में मौजूद हैं और ये तमाम अलामात मौजूद हैं तो आप डॉक्टर से एक दफ़ा तशख़ीस करवाइए। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो दर्द भी करे? ज़रूरी नहीं है दर्द भी करें। ठीक ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि इस वक्त हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं तो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अपने करियर के मुतालिक बताइए कि आपकी जो ये मेडिकल एजुकेशन है वो कहाँ से है और अपने असातिज़ा के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम सिंध मेडिकल कॉलेज कराची and after graduation I did training from general surgery here. Then I moved to Saudi Arabia. From there I went to UK and I did the FRCS from Glasgow and Edinburgh. I did the special training from King Abdulaziz Medical City Jeddah in surgical oncology and breast onchoplasty, and where I gone through different highly qualified supervisors and they trained me. So especially Dr. Mikwar and Dr. Zaharani, Dr. Shavi, they are the good surgical oncologists. I work under care of them and they taught me a lot. I'm really thankful all of them. ये सेगमेंट मैंने इंग्लिश में इसलिए बोला कि जो मेरे असातिज़ा हैं जो उनको उर्दू नहीं आती तो वो समझ सकें इस बात। बिल्कुल बिल्कुल सर, बल्कि मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर अरबी में बोल दें तो मज़ा आ जाएगा। खैर, तो डॉक्टर साहब साथ साथ आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कोई ऐसा यादगार वाक़या आपके करियर के हवाले से जो आज भी याद आता हो? जैसे मैंने आपने खुद ही अभी देखा था कि मैंने अभी रिसेंटली जो है वो 12 kg का लाइपोसार्कोमा निकाला है। ये रिसेंटली एक मेमोरेबल टाइम था जिसमें कि पेशेंट जो है वो 2 दफ़ा ऑपरेट हो चुका था और उसको दोबारा ट्यूमर हो गया था। ही वॉज अनएबल टू वॉक एंड ही केम टू माई क्लिनिक। ही बिलोंग्स टू द यमन and Arabic speaking and alhamdulillah I diagnosed I did the all metastatic workup and after all metastatic workup I did the surgery। सर वो आकर आपसे सारी अरबिक में बात कर रहा था? जी जी। तो माशाल्लाह आप तो बिल्कुल जी आई एम फ्लुएंट इन द अरबिक डेफिनेटली। क्योंकि नॉर्मली सर अभी रिसेंटली मैं जैसे आपको पर्सनली अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं एक पेशेंट कर रहा हूं तो बेसिकली उनकी भी 2 बीवियाँ हैं, खैर से हमारे डायरेक्टर साहब की तरह। तो उसमें उन्होंने बताया कि एक मेरी बीवी जो है उनका यमन से ताल्लुक़ है और एक का दुबई से ताल्लुक़ है। तो बड़ा खूबसूरत उन्होंने जुमला कहा, बोला भाई जैसे बुलबुल बोलती है ना हम इस तरह अरबी बोलते हैं। माशाल्लाह। अरे मैंने कहा सर क्या बात है, ज़बरदस्त। नहीं, अरबी बहुत मीठी ज़बान है और अगर आपको कमांड हो जाए तो यू आर माशाल्लाह यू विल एंजॉय। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। और नॉर्मली भी जब गुफ्तो शनीद या आप इवन गाने भी सुनते हैं तो बड़ा मज़ा आता है आपको उसमें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि इस वक्त हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में तो मैं चाहूँगा कि एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे व्यूवर्स को। मेरा पैगाम वही है कि कैंसर जो है कि एक काबिल इलाज मर्ज़ है, लिहाजा कैंसर की तशख़ीस में कोई कोताही ना करें।
क्योंकि अगर आप इसकी तशख़ीस अव्वल मराहिल में कर लेंगे तो उसकी जो है हम इलाज जो है इसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कर सकेंगे। तो बायोप्सी जो है एक सेफ़ प्रोसीजर है। अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट करता है कि बायोप्सी करवाएं तो फ़ौरन बायोप्सी करवाइए, क्योंकि बायोप्सी ही इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। तो अरबिक में खुज़ाइयाना लाजिम तशख़ीस बिल औराम। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला और मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप आते रहेंगे। इंतहाई मशकूर, इंतहाई मकबूल सर। थैंक यू सो मच। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अरशदुल्लाह ख़ान, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और साथ साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए हेल्थ इज़ लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर।